हेलो एवरीवन। हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्राचीन इतिहास को खत्म कर लिया, जहां पर अलग अलग हमने वंश देखे, जो कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं वहां से हमने सब कुछ देख लिया है। अब इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन इतिहास की, और मध्यकालीन इतिहास भी हम मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे। तो हम जब मध्यकालीन इतिहास, जब हम भारतीय स्थिति में या भारतीय संदर्भ में जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहले अरबों का आक्रमण होता है, मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी का भारत में आक्रमण होता है, और फिर मोहम्मद गौरी जो है आक्रमण करके जिस क्षेत्र पे आक्रमण करता है उन कुछ क्षेत्रों को जीतता है, और जीतने के पश्चात अपने एक गुलाम को उस क्षेत्र को सौंपकर और अपने देश गजनी वापस लौट जाता है। और जब गजनी वापस लौटता है तो कुछ दिन के पश्चात ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को ही जाता है। मोहम्मद गौरी के समय से भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना हो जाती है। फिर धीरे धीरे करके आपका फिर दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश आते हैं उनके बाद फिर मुगल राज करते हैं भारत में, और 1857 तक जाके 1857 में फिर भारत को जो है इस्लामिक राज्य से आज़ादी मिलती है कहीं ना कहीं, है ना। तो इस तरह से भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है मोहम्मद गौरी को। तो खैर अब हम बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी जब जा रहा था भारत से, जब भारत में उसने आक्रमण किया, भारत के कुछ क्षेत्रों को जीता, राज्यों को जीता, और भारत में उन राज्यों को अपना, उसका एक गुलाम था, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो जो मोहम्मद गौरी था वो अपने गुलाम को सौंप देता है भारत के राज्य क्षेत्र, जो जीते गए क्षेत्र थे मोहम्मद गौरी के द्वारा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिए जाते हैं कि भाई तुम देखो, मैं जा रहा हूँ गजनी, वहां शासन करूंगा, है ना, तुम हमारी अधीनता में हमारे राज्य क्षेत्रों को देखना कि कहीं कोई फिर से इस पर अधिकार ना कर ले। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वापस गजनी लौट जाता है, और फिर कुछ दिन के पश्चात मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो इधर ये एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना यहाँ पर कर लेते हैं, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो पहला वंश था जिसने शासन किया वो था गुलाम वंश, है ना। गुलाम वंश की सबसे पहले तो ये याद रखिएगा स्थापना किसने की, हालांकि मध्यकालीन इतिहास में खूब पढ़ा है आपने। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, और इसी कारण से इसने अपने वंश का नाम गुलाम वंश रख दिया था। तो पहला शासक कौन था आपका गुलाम वंश का? तो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो फिलहाल अभी हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है। तो देखिए, जब मोहम्मद गौरी ने भारत में आक्रमण किया था तो उस दौरान मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर के एक व्यक्ति था लोहंग देव, है ना। तो मोहम्मद गौरी ने जब भारत में आक्रमण किया था तो उसने ग्वालियर के लोहंग देव को पराजित किया था। लोहंग देव को पराजित किया था। प्रमुख रूप से ग्वालियर में ही इसकी बहुत मतलब कह सकते हैं कि अच्छी विजय हुई थी इसकी, मोहम्मद गौरी की। उसके बाद तो वो चला ही गया था। फिर यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही जो पहला शासक बनता है गुलाम वंश का वो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी साम्राज्यवादी नीति जो है शुरू करता है। अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण करता है, अपनी अधीनता स्वीकार करने को विवश करता है, और उसके अंतर्गत जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आपको अगर याद हो, चंदेल वंश का एक कह सकते हैं अंतिम शासक ही कह सकते हैं जिसका नाम था परमार्दी देव। तो परमार्दी देव को किसने पराजित किया था? और पराजित करके चंदेल वंश को, जो बुंदेलखंड का चंदेल वंश था, उसे पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? तो वह व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। तो जब गौरी आक्रमण करता है तो भारत में आक्रमण के साथ ही ग्वालियर के लोहंग देव को गौरी पराजित करता है, लिखते चलिएगा। और उसके बाद जब ऐबक अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग राज्यों को अपने क्षेत्र में मिलाता है, तो उसके अंतर्गत जो कुतुबुद्दीन ऐबक था,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अंतिम चंदेल राजा परमार्दिदेव, क्या नाम था? परमार्दिदेव को हराकर कलिंजर, इनकी राजधानी क्या थी प्रमुख रूप से? कलिंजर, खजुराहो, कलिंजर का दुर्ग था जो बहुत ज्यादा प्रमुख था इनके लिए, चंदेलों के लिए। तो चंदेलों के एक प्रमुख दुर्ग कलिंजर पर कुतुबुद्दीन ऐबक अधिकार कर लेता है। इस तरह से पूरी तरह से अब ऐबक के ही काल में चंदेल वंश किसके अधीन चला गया? तो दिल्ली सल्तनत के अधीन चला गया। परमार्दिदेव के विषय में अगर आपको याद हो तो इनके बहुत ही मतलब कह सकते हैं जाने माने दो प्रमुख योद्धा इनके ही दरबार में रहते थे, जिनका नाम था आला और उदल। आला और उदल पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे, है ना। और परमार्दिदेव कुतुबुद्दीन ऐबक से हार कर, और फिर से शायद परमार्दिदेव को मार भी दिया गया था, है ना। और फिर पूरे चंदेल राज्य को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया गया था। तो हाँ, चर्चा हम करेंगे जैसे सल्तनत में सबसे पहले हम यहाँ पर गुलाम वंश देख रहे हैं ना, तो गुलाम वंश में प्रमुख रूप से कौन से शासक आते हैं, है ना। शासक तो बहुत सारे आए, लेकिन उनमें से कुछ ही शासक, जैसे ऐबक है, ऐबक के बाद इल्तुतमिश आएगा, इसका दामाद, ऐबक का दामाद इल्तुतमिश आएगा, है ना, जो कि अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत बहुत सारे क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में भी मिलाता है, प्लस बहुत सारे क्षेत्रों को लूटता भी है, बहुत सारे राज्यों को लूटता भी है ना। फिर बहुत सारे और भी शासक आते हैं गुलाम वंश के, लेकिन उन्हें नहीं पढ़ेंगे। फिर खिलजी में आएंगे, खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी को तो हम भूल ही नहीं सकते। फिर तुगलक में आएंगे। तो जो मेन शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत के, जिन्होंने मध्य प्रदेश के विशेष किसी राज्य को जीता है या अपने अधीन किया है, हम उनकी ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऐबक के बारे में। तो ऐबक तो आपको पता है कि ज्यादा दिन तक तो था नहीं, ऐबक भी ज्यादा दिन तक तो सुल्तान था नहीं। ऐबक के बाद प्रमुख रूप से जो शासन करता है गुलाम वंश में, जो व्यक्ति जिसने शासन किया वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक इलबरी तुर्क था और यह ऐबक का दामाद भी था। तो ऐबक अपना उत्तराधिकारी इल्तुतमिश को बना के चला जाता है। तो आता है इल्तुतमिश वही व्यक्ति है जिसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, जिसने भारत की प्रथम महिला शासिका के रूप में राज भी किया है। तो इल्तुतमिश जब आता है तो इल्तुतमिश, अगर मध्य प्रदेश के विशेष में बात करें तो इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक शासन किया। 1210 से 1236 तक शासन किया और अपने शासन काल के दौरान इसने मांडू को मालवा में, मांडू स्थित है, इसके अलावा मालवा के और भी कुछ क्षेत्रों को, ग्वालियर को, है ना। तो इन क्षेत्रों को खूब लूटता है और सबसे भयानक लूट इल्तुतमिश जहां पर करता है वो है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन के महाकाल मंदिर को इल्तुतमिश लूटता है। महाकाल मंदिर, तो ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने उज्जैन के महाकाल मंदिर में लूट की? तो इल्तुतमिश हो जाएगा, है ना। तो नोट करते हुए चलिएगा। तो गौरी जब आता है तो ग्वालियर के लोहंग देव को पराजित करता है। जब उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आपका गुलाम वंश की स्थापना कर लेता है तो ये चंदेल वंश के अंतिम शासक परमार्दिदेव को हराकर चंदेल वंश को, ये बुंदेलखंड को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लेता है। उसके बाद जब इल्तुतमिश आता है 1210 से 1236 तक ये शासन करते और इस शासन काल के दौरान मांडू, मालवा, ग्वालियर, उज्जैन के महाकाल मंदिर को ये खूब लूटता है। तो इस तरह से गुलाम वंश के प्रमुख शासकों की लूट हो गई या विजय हो गई या अधीनता स्वीकार करने वाली बात हो गई, ये हमने देख लिया। अब गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में जिस वंश की स्थापना हुई वो वंश था खिलजी वंश। तो अब हम चर्चा करेंगे खिलजी वंश की। आई होप आपने इतनी चीजें नोट कर ली होंगी। है ना। तो अब गुलाम वंश के बाद बात करेंगे हम खिलजी वंश की। खिलजी वंश, तो भाई खिलजी वंश की स्थापना किसने करी? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी, राइट।
जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। और जब इसने स्थापना करी और शासन कर रहा था तो मध्य प्रदेश के अगर विशेष संदर्भ में बात की जाए तो जलालुद्दीन खिलजी ने पहली चीज तो मांडू को लूटा था। अब मांडू को यहाँ बार बार ये सभी लोग क्यों लूट रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, समृद्ध रहा होगा इसलिए सारे शासकों ने लगभग मांडू को लूटा था। तो जी हाँ बिल्कुल, मालवा में स्थित मांडू काफी समृद्ध था। अब मालवा के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे, है ना, अलग से ही हम चर्चा करेंगे कि मालवा में किस शासक ने राज किया, किसने स्वतंत्र शासन की नींव डाली, किसने अधीनता स्वीकार करी। मांडू में कई सारे महल भी हैं तो उसे भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मांडू को जो है सिटी भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ना, सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं हम खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 1290 से 1296 तक शासन किया। और अपने शासन काल के दौरान इसने पहली चीज तो मांडू को लूटा। क्या किया इसने अपने शासनकाल के दौरान मांडू को लूटा। और मांडू को लूटने के साथ साथ जलालुद्दीन खिलजी ने ग्वालियर में एक विश्राम गृह भी बनवाया था। पूछा जा सकता है, ग्वालियर में एक विश्राम गृह भी बनवाया था और यह जो विश्राम गृह था ये गुंबदाकार था। यह जो विश्राम गृह था यह गुंबदाकार था, तो यह भी आपको याद रखना है। तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करूं तो अपने कार्यकाल में, लिखते चलिएगा, हाँ मैं अलग से नहीं लिखवाऊंगी, अपने कार्यकाल में जलालुद्दीन खिलजी ने मांडू को लूटा, प्लस इसने ग्वालियर में एक गुंबदाकार विश्राम गृह का भी निर्माण कराया। तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने ग्वालियर में गुंबदाकार विश्राम गृह का निर्माण करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का सबसे ज्यादा क्रूर कह सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा क्रूर इंपॉर्टेंट जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी है ना, जब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ते हैं, है ना। इसने बहुत सारी व्यवस्थाएं भी सुधारी थी, है ना, प्लस इसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था, बाकी अगर आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी हो, शायद पद्मावत नाम है ना, हाँ पद्मावत, अगर आपने मूवी देखी हो तो इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको वहां से जानकारी मिली गई होगी। तो चलिए अलाउद्दीन खिलजी की फिलहाल हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था सुल्तान बनने के पहले इसने मानिकपुर के हाकिम के रूप में, मानिकपुर के, लिखते चलिएगा, मानिकपुर के हाकिम के रूप में, ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मानिकपुर के हाकिम के रूप में इसने मध्य प्रदेश के विदिशा को खूब लूटा और साथ में उज्जैन को भी इसने लूटा, है ना। तो सुल्तान बनने के पहले जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान नहीं था, सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने मानिकपुर के हाकिम के रूप में विदिशा और उज्जैन को लूटा था। अब सोचिए जब ये सुल्तान बन जाएगा तब कितनी लूट करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बन जाता है, सुल्तान कब बनता है? तो 1296, जलालुद्दीन खिलजी के बाद ही सुल्तान बनता है। तो 1296 से लेकर 1316 तक रहता है, 1316 तक रहता है, 1296 में सुल्तान बन जाता है। तो सुल्तान बनने के पश्चात मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों को लूटता है। जैसे कौन कौन से क्षेत्रों को इसने लूटा सुल्तान बनने के पश्चात? तो सुल्तान बनने के पश्चात जब ये सुल्तान बन जाता है तो सुल्तान बनने के पश्चात कलिंजर को लूटता है, बुंदेलखंड, कलिंजर दुर्ग काफी फेमस, तो कलिंजर को लूटता है। कलिंजर के साथ साथ चंदेरी को लूटता है। चंदेरी अशोकनगर में आता है। यह भी यहाँ पर एक प्रमुख शासक हुआ था मेदिनी राय, जिसका सामना बाबर से हुआ था चंदेरी के युद्ध में, है ना, जिसे बहुत ही फेमस है यह युद्ध। तो सुल्तान बनने के पश्चात एक तो कलिंजर को लूटता है, ठीक है, उसके अलावा ये चंदेरी को लूटता है, ये धार को लूटता है और
और मांडू को भी लूटता है। मांडू को लगभग सारे ही शासकों ने लूटा, और भी कुछ क्षेत्रों को लूटता है, लेकिन प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों को अलाउद्दीन खिलजी लूटता है। कलिंजर हो गया, चंदेरी हो गया, धार हो गया, मांडू हो गया, विदिशा को फिर से लूटता है। इतने क्षेत्रों को लूटता है कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी अपना अभियान कर रहा था, अलग अलग क्षेत्रों में जाके आक्रमण करता, युद्ध करता, अलग अलग क्षेत्रों को जीतता था, तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है जिसका नाम है देवगिरी का अभियान। देवगिरी का अभियान। तो जब ये देवगिरी का अभियान कर रहा था, दक्षिण भारत में जाना था, देवगिरी को जीतने के लिए दक्षिण भारत में जाना था। तो जब देवगिरी का अभियान चल रहा था, तो दक्षिण भारत में जाने के लिए, देवगिरी जाने के लिए इसे मालवा से होकर गुजरना पड़ा, है ना, इसे मालवा से होकर गुजरना पड़ा। और जब मालवा से होकर इसे गुजरना पड़ा, तो मालवा के शासक को भी इसे पराजित करना पड़ा। तो मालवा के शासक को पराजित इसने डायरेक्ट नहीं किया था, बल्कि इसके एक सेनापति ने किया था। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ लिया है, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था आइनुल मुल्क। याद आया कुछ? आइनुल मुल्क। आइनुल मुल्क, आइनुल मुल्क ने पराजित किया था मालवा के शासक मलहक देव को। किसे? मलहक देव को। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि इस दौरान मलहक देव किस वंश का शासक था। मालवा में शासन कर रहा था, इतना तो पता है, लेकिन किस वंश का शासक था ये सब आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी, पहले से पढ़ चुके हैं। आप एक बार पन्ना पलटा के, अगर नहीं याद आता है तो पन्ना पलटा के जरूर देख लीजिएगा। तो जब जिस वक्त ये देवगिरी के अभियान के लिए जा रहा था, तो मालवा से होकर गुजरा। मालवा में उस समय शासन था मलहक देव का। मलहक देव को पराजित करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो मलहक देव को पराजित करता है, और किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था आइनुल मुल्क। काफी बार इसका नाम पूछा जाता है। तो आइनुल मुल्क के द्वारा मलहक देव को यहाँ पर पराजित किया जाता है, और पराजित करने के पश्चात ये फिर चला जाता है देवगिरी के अभियान के लिए। अब देवगिरी के अभियान में क्या कुछ होता है, ये आपका भारतीय इतिहास का विषय है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश के दो प्रमुख शासक जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने स्थापना करी, उनके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शासक, खिलजी वंश का, केवल खिलजी वंश का नहीं, पूरी दिल्ली सल्तनत में बहुत ज्यादा कह सकते हैं प्रसिद्ध शासक था, उसके बारे में भी पढ़ लिया। अब खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत में जिस अगले वंश की स्थापना होती है वो था तुगलक वंश। तो अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में, राइट। तो खिलजी वंश के बाद अब बारी आती है तुगलक वंश की। तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश का भाई संस्थापक कौन था बताइए, अगर याद हो तो। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो जी हाँ, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी थी। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1320 में की थी। 1320 में की थी। तो अपने कार्यकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक में, या गयासुद्दीन तुगलक के काल के दौरान मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ? तो गयासुद्दीन तुगलक का एक प्रांतपति था जिसने मध्य प्रदेश के दमोह में एक महल बनवाया था। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल में दमोह में एक महल निर्मित करवाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक के काल में। तो गयासुद्दीन तुगलक के प्रांतपति ने दमोह में, है ना, आपका दिमाग ही नहीं जाएगा, है ना। या फिर ऐसा आ सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक के काल में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महल का निर्माण करवाया गया? दमोह आ जाएगा, मांडू आ जाएगा, आपका ग्वालियर आ जाएगा। तो या तो मांडू करेंगे या तो ग्वालियर करेंगे, दमोह तो दिमाग में आएगा ही नहीं। याद रखिएगा, दमोह में महल का निर्माण करवाया गया था। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो एक शिलालेख है जिसका नाम है बटियागढ़।
बटियागढ़, नोट करते चलना, बटियागढ़ शिलालेख से जानकारी मिलती है कि भाई गयासुद्दीन तुगलक ने दमोह में या उसके काल में दमोह में एक महल भी बनवाया गया था। बटियागढ़ कहां पर स्थित है? तो बटियागढ़ नामक स्थल भी दमोह में ही स्थित है, याद रखिएगा, बटियागढ़ नामक स्थल भी दमोह में ही स्थित है। तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 में से तुगलक वंश की स्थापना करी और इसके काल में ही इसके प्रांतपति ने दमोह में एक महल का निर्माण करवाया, जिसकी जानकारी बटियागढ़ शिलालेख से मिलती है। बटियागढ़ शिलालेख से मिलती है। हो गया। चलिए अब तुगलक वंश का एक बहुत ही फेमस शासक आता है। तुगलक वंश का एक बहुत ही फेमस शासक आता है जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा, राजधानी परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक आता है। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम, वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जूना खां। तो तुगलक वंश का अगला शासक आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम था जूना खां। और जूना खां ने इसी समय पर चंदेरी और मालवा पर पूरी तरह से आधिपत्य कायम कर लिया था। चंदेरी अशोकनगर में है और मालवा में आधिपत्य कायम कर लिया था। चंदेरी और मालवा में आधिपत्य कायम कर लिया था। नोट कर लीजिएगा कि जूना खां ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने चंदेरी और मालवा पर आधिपत्य कायम कर लिया था। चंदेरी और मालवा पर आधिपत्य कायम कर लिया था। इसके अलावा जूना खां ने बटियागढ़ में, बटियागढ़ कहां पर है? तो बटियागढ़ दमोह में है। तो बटियागढ़ में आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने अगला पॉइंट करके लिख लेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बटियागढ़ में प्राणियों के लिए, बटियागढ़ में मोहम्मद बिन तुगलक ने प्राणियों के लिए बनवाए थे आपके गौमठ बनवाए थे, बावड़ी बनवाई थी, बगीचा बनवाया था प्राणियों के लिए। तो लिख लेंगे, शायद बटियागढ़ से इन लोगों को काफी लगाव था। तो बटियागढ़ में जो कि दमोह में है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बटियागढ़ में प्राणियों के लिए गोमठ बावड़ी बगीचों का निर्माण करवाया था। गोमठ बावड़ी और बगीचों का निर्माण करवाया था। क्लियर? लिख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले तो चंदेरी और मालवा पर आधिपत्य कायम किया, साथ ही बटियागढ़ में प्राणियों के लिए गोमठ बावड़ी बगीचों का निर्माण करवाया था। इसने भी बहुत सारे सुधार कार्य किए थे। ये अलग बात है कि सक्सेस नहीं हो सका था, इसका कार्य ज्यादा हो गया। फिर तुगलक वंश का ही एक शासक और था जो कि अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए, और उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने काल में खूब सारे लोक कल्याणकारी कार्य करवाए थे। फिरोज शाह तुगलक, है ना, इसने समाज के हर वर्ग पर ध्यान दिया था। सिंचाई, कृषि व्यवस्था में खूब सारा ध्यान दिया था, है ना। आपके कर व्यवस्था में भी इसने कहीं ना कहीं सुधार प्रणाली अपनाई थी। तो इस तरह से सिंचाई कर को भी आरोपित कर दिया था इसने। तो बहुत सारे कार्य हम इतिहास में, भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो इसका जिक्र, फिरोज शाह तुगलक का जिक्र मध्य प्रदेश में एक अभिलेख में किया गया है जिसका नाम है दुलनीपुर अभिलेख। दुलनीपुर लिख लेंगे, दुलनीपुर अभिलेख में किया गया है। दुलनीपुर अभिलेख में किया गया है। दुलनीपुर कहां पर है? तो दुलनीपुर सागर में स्थित है। दुलनीपुर सागर में स्थित है। तो फिरोज शाह तुगलक का उल्लेख लिख लेंगे। फिरोज शाह तुगलक का उल्लेख सागर के दुलनीपुर अभिलेख में किया गया है। दुलनीपुर अभिलेख में किया गया है।
ठीक है। फिर लोधी वंश आता है, सैयद आता है, फिर लोधी आता है ना। तो लोधी के बारे में ही देख लेते हैं। तो इब्राहिम लोधी के काल में मेदिनी राय, राणा सांगा, मतलब इब्राहिम लोधी के काल में मध्य प्रदेश के मालवा में जो स्वतंत्र राज्य कायम हो चुका था वो कहीं ना कहीं मेदिनी राय का वहां पर बहुत ज्यादा वर्चस्व था। मेदिनी राय कौन था? तो मेदिनी राय चंदेरी का एक प्रमुख शासक था, है ना। फिर आपका 1526 के आसपास फिर बाबर आता है, युद्ध होता है। तो यहाँ मुगलों में पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। तो कुल मिला के सल्तनत के अधीन मध्य प्रदेश में आपको इतनी बातें ही याद रखनी है ना। अब देखिए, अब इसी काल में क्या होता है, इसी काल के दौरान जब 1398 में भारत में तैमूर लंग का आक्रमण होता है, पढ़ा होगा आपने, सुना होगा। तो जब तैमूर लंग का भारत में आक्रमण होता है तो उस आक्रमण का लाभ उठाता है एक वंश, एक राजपूत वंश था, स्थानीय वंश था, है ना। उसका नाम था तोमर वंश। क्या नाम था? मध्य प्रदेश में था, इसलिए हम मध्य प्रदेश, चूंकि मध्य प्रदेश में स्थित था इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो तोमर वंश के बारे में अब चीजों को देखेंगे। तो तोमर वंश ने तैमूर लंग के आक्रमण का उठाया लाभ और यहां पर स्थापना कर दी तोमर वंश की। एक व्यक्ति था जिसने तोमर वंश की स्थापना करी थी तैमूर लंग के आक्रमण का लाभ उठाकर, है ना। तो इसके अंतर्गत ही हम एक और वंश देखेंगे जिसका नाम था तोमर वंश। तो अभी तक हमने खूब सारे राजपूत वंश देखे हैं, खूब सारे का मतलब है हमने चंदेल, कलचुरी, परमार देखा, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में देखा। लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक और स्थानीय राजपूत शासक थे जो कि तोमर कहलाए, है ना। ये कौन थे? तो ये भी स्थानीय राजपूत शासक थे, स्थानीय राजपूत शासक थे, स्थानीय राजपूत शासक थे। कौन? तोमर। और तोमर वंश का एक व्यक्ति आया जिसका नाम था वीर सिंह देव। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वीर सिंह देव। वीर सिंह देव ने भारत में जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 में, तो 1398 में जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है तो उस आक्रमण का लाभ उठाता है वीर सिंह देव, और वीर सिंह देव ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना कर देता है। तो तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो तोमर वंश का संस्थापक था वीर सिंह देव। तोमर वंश का संस्थापक था वीर सिंह देव, नोट करते चलिएगा। तोमर वंश का संस्थापक था वीर सिंह देव। इसने कब स्थापना करी? तो जब भारत में तैमूर लंग का आक्रमण हो रहा था उस दौरान इस स्थिति का लाभ उठाकर इसने ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना कर दी। वीर सिंह देव के बाद इसका उत्तराधिकारी आता है उद्धव देव। उद्धव देव, कभी कभी उद्धव देव भी लिखा होता है। और उद्धव देव के बाद अगला उत्तराधिकारी आता है तोमर वंश का विक्रम देव। विक्रम देव, राइट। तो वीर सिंह देव संस्थापक था, उद्धव देव आता है, विक्रम देव आता है। और विक्रम देव के काल में तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 1402 की बात है। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक किसके समकालीन था? तो तोमर वंश के शासक विक्रम देव के समकालीन था। पहली चीज तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का एक सेनापति था जिसका नाम था मल्लू इकबाल खां। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मल्लू इकबाल खां। मल्लू इकबाल खां ने नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का सेनापति था। मल्लू इकबाल खान ने ग्वालियर पर आक्रमण किया किले को जीतने के लिए, राज्य को जीतने के लिए ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी वह जीत नहीं पाया। याद रखिएगा, विक्रम देव जो कि तोमर वंश का एक शासक था, इसके काल में तुगलक वंश में नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का शासन था। और नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का एक सेनापति था जिसका नाम था मल्लू इकबाल खां। मल्लू इकबाल खां ने 1402 के आसपास विक्रम देव के ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह आक्रमण सफल नहीं हो पाया। जब आक्रमण सफल नहीं हो पाया तो मल्लू इकबाल खां ने दूसरी बार आक्रमण किया। लिखते चलेंगे, ध्यान से समझते चलेंगे। पहली बार आक्रमण में असफलता प्राप्त हुई। इसने दूसरी बार पुनः आक्रमण किया और आक्रमण करके विक्रम देव को धौलपुर के निकट पराजित कर दिया। धौलपुर के पास
पराजित कर दिया कुल मिलाकर के। इसके खिलाफ जो आक्रमण हुआ था विक्रमदेव के खिलाफ मल्लू इकबाल खां का, उसमें मल्लू इकबाल खां दूसरी बार सफल होता है। और उसके बाद होता क्या है देखिए, उसके बाद सैयद वंश की स्थापना हो जाती है ना। तुगलक के बाद सैयद वंश की स्थापना हो जाती है। जब सैयद वंश की स्थापना हो जाती है तो एक शासक आता है जिसका नाम था खिज्र खां, है ना। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ पहले। तो तुगलक वंश के काल में तोमर वंश के शासक को हार का सामना करना पड़ता है, कुल मिलाकर उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है और कर देना पड़ता है। फिर जब खिज्र खां आता है, सैयद वंश की स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत पे, तो खिज्र खां जब आता है तो खिज्र खां अपने एक वजीर को भेजता है कर वसूलने के लिए। किससे? आपके विक्रमदेव से, ठीक है। इसका एक वजीर था जिसका नाम था ताजुल मुल्क। ताजुल मुल्क किसका वजीर था? तो खिज्र खां का वजीर था, है ना। तो बस इतनी ही चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद देखिए हमने पढ़ा था वीर सिंह देव ने स्थापना की थी तोमर वंश की। उसके बाद आता है उद्धव देव, फिर आता है विक्रमदेव। विक्रमदेव के बाद विक्रमदेव का जो उत्तराधिकारी आता है उसका नाम था डुंगरेंद्र सिंह। नोट करते चलना सब कुछ। डुंगरेंद्र सिंह आता है अगला उत्तराधिकारी बनके। और डुंगरेंद्र सिंह जब तोमर वंश का शासक बनता है तो प्रारंभ से ही, उस समय मालवा का एक शासक हुआ करता था, बहुत ज्यादा कह सकते हैं शक्तिशाली ही था, हुशंग सा, है ना। तो डुंगरेंद्र सिंह जब से शासक बनता है तोमर वंश का, तो प्रारंभ से ही मालवा का शासक था हुशंग सा ग्वालियर पर नजर अपनी गड़ाए रखता है, मतलब ग्वालियर को घेरे रहता है। और इस स्थिति में डुंगरेंद्र सिंह जो थे, डुंगरेंद्र सिंह ने सहायता मांगी जौनपुर के शासक से। जौनपुर के शासक कौन थे? तो उस समय जौनपुर का शासक था मुबारक शाह। तो मुबारक शाह कौन था? तो उस समय जौनपुर का शासक था। तो मुबारक शाह जो कि जौनपुर का शासक था, है ना। तो मुबारक शाह डुंगरेंद्र सिंह को सहायता प्रदान करता है, लेकिन उसके बदले में डुंगरेंद्र सिंह को मुबारक शाह को कर देना पड़ता है ना। सहायता के बदले में डुंगरेंद्र सिंह जो है इसको कर देता है। इस तरह से यहाँ पर हुशंग शाह के विरुद्ध जो है डुंगरेंद्र सिंह को सहायता लेनी पड़ती है मुबारक शाह से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक नरवर का गढ़ था, नरवर शिवपुरी में आता है, नरवर का गढ़ था, नरवर शिवपुरी में आता है। शिवपुरी को पहले नरवर ही कहते थे। तो ग्वालियर के ही आसपास का क्षेत्र है। जब डुंगरेंद्र सिंह बनता है तोमर वंश का शासक, तो उस समय नरवर का जो नरवर का गढ़ था वो मालवा के शासक हुशंग शाह का हुआ करता था, मतलब वो मालवा के अधीन हुआ करता था। तो जब हुशंग शाह ने ग्वालियर पर घेरा डाला तो आपके डुंगरेंद्र सिंह ने कुछ दिनों के पश्चात नरवर के गढ़ पर भी घेरा डाल दिया। अभी नरवर का गढ़ किसका था? मालवा का था। इस कारण से डुंगरेंद्र सिंह ने नरवर के गढ़ पर घेरा डाल दिया, लेकिन आपके डुंगरेंद्र सिंह को असफलता प्राप्त हुई। बाद में आकर के ये तोमरों का ही हुआ था, नरवर का गढ़ भी किसका हुआ था? तोमर वंश का ही हुआ था, तोमर वंश के शासकों का ही हुआ था, है ना। फिर डुंगरेंद्र सिंह का उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम था कीर्ति सिंह। अब कीर्ति सिंह बेचारा फंसा हुआ, उधर से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान चढ़े हुए, उधर से जौनपुर का शासक भी कहीं ना कहीं प्रभाव बना रहा था अपना, मालवा भी इधर से परेशान कर रहा था। तो कभी आपके कीर्ति सिंह को जौनपुर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी, तो कभी दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। इस तरह से आपका ये था तोमर वंश। इतनी चीजें पूछी जा सकती हैं। आई होप आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। तो हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है मध्यकालीन इतिहास का, जो कि है सल्तनत के अधीन मध्य प्रदेश। अब सल्तनत के बाद आपका लोधी वंश आता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी के ही काल में भारत में आगमन होता है बाबर का, बुलाया जाता है बाकायदा बाबर को। बाबर का यहाँ पर आक्रमण होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। प्रमुख रूप से शुरुआत में 4 युद्ध होते हैं और आपके दिल्ली सल्तनत जो है आपकी बाबर के आने के पश्चात जब बाबर को युद्धों में सफलता प्राप्त होने लगती है तो दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है, अंत हो जाता है और भारत में स्थापित हो जाता है मुगल वंश, जो कि 1857 तक
जो है भारत में राज करता है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से हो गया आपका खत्म दिल्ली सल्तनत। अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा, जो अगला टॉपिक रहेगा वो होगा मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश। अभी तो हमने सल्तनत के अधीन पढ़ा, फिर सल्तनत खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप आपने चीज़ों को नोट कर लिया होगा, आपको सब कुछ याद भी हो गया होगा। नोट करने से फायदा ये होगा कि अगर आपने याद किया है तो कल आप एक बार सरसरी निगाहों से भी देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।